नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है, 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसमें 5 लेयर्स में वाइंडिंग की गई है, 5 लेयर्स हैं उसमें वाइंडिंग की, और हर एक लेयर में 400 टर्न्स हैं। डायमीटर सोलेनॉइड की दी है 1.8 सेंटीमीटर, करंट आपको बताया है कि 8 एम्पियर उसमें फ्लो होता है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अंदर कितना होगा। तो ये जो है सोलेनॉइड है बेटा, और सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 400 है। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 400 हैं एक बारी में। अभी पेट भरा नहीं है इनका, एक अभी पेट भरा नहीं है, इन्होंने ऐसी ही 5 लेयर्स इस पर लगा दी हैं। एक लेयर वायर्स की वाइंडिंग की, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, चौथी, पांचवी लेयर, 5 लेयर्स हैं। एक लेयर में 400 टर्न्स हैं, तो 5 लेयर में हम बता सकते हैं 400 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2000 जो है नंबर ऑफ टर्न्स हमें यहां पर मिलते हैं इस सोलेनॉइड के लिए। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है बेटा वो 80 सेंटीमीटर दी है क्वेश्चन में, 80 सेंटीमीटर। अब हमें लेंथ दिया है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, तो मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं स्मॉल n, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जो है आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, टर्न्स में लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय लेंथ विच इज 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर आपको यहां पे मिल चुका है। अब करंट क्वेश्चन में दिया है, करंट कितना चाहता है, 8 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो होता है। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो 8 एम्पियर के बराबर है। सो आई कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। म्यू नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू एन निकाल दिया है हमने, स्मॉल एन की बात कर रहे हैं, 2000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू करंट कितना है बेटा, 8 एम्पियर के बराबर। तो आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड उस सोलेनॉइड के अंदर कितना होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक स्क्वायर कॉइल है जिसका साइड लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है, जिसमें 20 नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कॉइल को सस्पेंड किया जाता है वर्टिकली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस टेस्ला एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। तो यहां पे प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि एक हमारे पास है कॉइल, और उसका शेप जो है वो स्क्वायर है, और उसमें ढेर सारे जो हैं टर्न्स हैं, ढेर सारे टर्न्स हैं इस तरीके से। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20, और जो करंट है वो करंट आई की वैल्यू जो है वो 12 एम्पियर के बराबर है, 12 एम्पियर के बराबर है। वर्टिकली सस्पेंड कर दिया जाता है और 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये 30 डिग्री एंगल बनाती है ये नॉर्मल से, यानी कि जो ये लूप है बेटा, इस लूप के नॉर्मल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, 30 डिग्री एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे भी इसको आप समझ सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस लूप का जो नॉर्मल है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो मान लीजिए कि ये नॉर्मल है, आपका नॉर्मल इस तरीके से है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, लाइक दिस 30 डिग्री एंगल बनाता है ये नॉर्मल। हम एक बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी लूप का वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
किसी भी सरफेस का, किसी भी लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैं कह सकता हूं कि सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो है इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला मैं यहां पे लगा सकता हूं। एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, वो कितना होता है एन आई ए के बराबर, एन आई ए के बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इंटू बी क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में दिए हैं 20 के बराबर है 20। करंट कितना फ्लो हो रहा है 12 एम्पियर के बराबर, और इसका जो एरिया है, एरिया इस लूप का एरिया कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे तो इतना एरिया है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में दिया है 0.80 टेस्ला, 0.80 टेस्ला इंटू साइन थीटा इंटू साइन 30, साइन 30 1/2। तो ये आपको मिल जाएगा, टॉर्क की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं और आपसे कहा गया है कि पहले गैल्वेनोमीटर की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। R1 का मतलब रेजिस्टेंस, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, A का मतलब एरिया और B का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितना है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें, याद है। दूसरे गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसमें R2, A2, N2 और B2 दिया है और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो आइडियल है, K की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए आइडेंटिकल है। तो आपको बताना ये है कि करंट सेंसिटिविटी का रेशियो दोनों का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो बताना है M2 और M1 का, M2 और M1 का इन दोनों सेंसिटिविटियां का रेशियो आपको बताना है। तो भाई पहले हम फॉर्मूला याद करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होता था। करंट सेंसिटिविटी, और फिर यहां पे बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी के बारे में आपको बताया था कि फाई डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट जो होता है वो होता है करंट सेंसिटिविटी, और ये होता है बाके, बाके BAN/K के बराबर होता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो ये होता है फाई अपॉन V और इसकी वैल्यू होती है BAN डिवाइडेड बाय K इंटू रेजिस्टेंस। ये वैल्यू होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की, ये वैल्यू होती है करंट सेंसिटिविटी की। इनका ही रेशियो बताना है हमें M2 सेकंड और 1 के बीच में। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं करंट सेंसिटिविटी का रेशियो जो है, रेशियो यानी कि फाई बाई आई जो है 4 गैल्वेनोमीटर 2 और फाई बाई आई जो गैल्वेनोमीटर 1 का रेशियो हमें बताना है। तो आ जाएगा आपके पास B2 A2 N2 अपॉन K, तो दोनों के लिए सेम है, और यह आ जाएगा आपके पास B1 A1 N1 अपॉन K। K से K चला गया, आपको मिल जाएगा यहाँ से B2 बाय B1 A2 बाय A1 और यहाँ मिल जाएगा आपको N2 बाय N1। सिमिलरली आप यहाँ पे इनका रेशियो लेना चाहें तो रेशियो कैसे लेंगे, सो फाई बाय V फॉर 2 फाई बाय V फॉर 1 इज इक्वल टू B2 A2 N2 अपॉन R2, ये R1 B1 A1 N1। इस तरीके से आप ये लिख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा B2 बाय B1 इंटू A2 बाय A1 इंटू N2 बाय N1, ये मिल जाएगा आपके पास R1 बाय R2। तो ये जो दोनों रेशियोज हैं आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो रखते हैं वैल्यू इनकी। B2 आपको दिया है, B2 दिया है आपको बेटा कितना 0.5 और B1 दिया है 0.25। तो 0.5 अपॉन 0.25 इंटू A2 बाय A1। A2 कितना है आपके पास 1.8 इंटू 10⁻³ और A1 कितना है 3.6। तो आ जाएगा आपके पास 1.8 3.6
-3। N2 बाय N1 की बात करें, N2 बाय N1, N2 कितना है 42, N1 कितना है 30, तो आ जाएगा आपके पास 42 बाय 30, 42 बाय 30। ऐसे ही आप इसके लिए निकाल सकते हैं। देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है ये तो सेम ही है, तो ये क्वांटिटी उठा के यहाँ रख देंगे, दैट 0.5 अपॉन 0.25 इंटू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 42 बाय 30 इंटू R1 बाय R2। R1 कितना है भाई, R1 है आपके पास 10 और R2 है 14, सो R1 है 10 और R2 है 14। तो ये रेशो आपको मिल जाएगा करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक चैम्बर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस के बराबर, एक गॉस में 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है, वो मेंटेन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन को शूट किया जाता है इसमें विद स्पीड दिस, और नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द फील्ड। ये जो बात है इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उसका पाथ जो है वो सर्कुलर होता है। ये क्वेश्चन में भी बता दिया है। तो आपको बताना ये है कि उसकी रेडियस कितनी होगी उस सर्कुलर ऑर्बिट की। तो सवाल कुछ ऐसा है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है b मान लेते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को शूट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ स्पीड दी जाती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सो v क्रॉस b जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, वो नीचे की तरफ लगता है। तो नीचे की तरफ यदि फोर्स लगेगा तो इसका जो पाथ है कुछ इस तरीके से होने वाला है, ऐसे एक सर्कुलर पाथ ये ट्रेवल करेगा, और इसका जो रेडियस है हम लिख सकते हैं, इसका जो रेडियस है फॉर्मूला रटा हुआ होगा आपको, R इज इक्वल टू mv अपॉन qb। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू v कितना है 4.8 into 10 raised to the power 6 divided by charge on electron which is 1.6 into 10 to the power -90 into magnetic field। magnetic field कितना है बेटा 6.5 गॉस, 6.5 into 10 to the power -4 टेस्ला। इस रिलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि पिछले सवाल के अनुसार जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो पिछले सवाल के मुताबिक जो हमने यहाँ पे पाथ ड्रॉ किया था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को शूट किया, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो हमने पाथ कुछ ऐसे दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फोर्स लगा ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो पाथ होगा कुछ इस तरीके से। अब यहां से वापस इसी पॉइंट तक जाने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो यहां पे मैं टाइम पीरियड के बारे में लिख सकता हूं, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, की एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना समय लगता है। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। तो 2 पाई r की वैल्यू जो है वह है mv अपॉन qb, और ये आपके पास v के बराबर, v से v गया, आपके पास टाइम पीरियड मिलता है। तो जो टाइम पीरियड है वो निकल जाएगा 2 पाई m बाय qb, 2 पाई m बाय qb के बराबर आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर। तो आपको ये मिल जाएगा f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई m बाय qb। तो ये बन जाएगा आपके पास qb अपॉन 2 पाई m। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है बेटा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। आप चार्ज पार्टिकल को कितना भी तेजी से फेंकें, जो टाइम पीरियड है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, रिवॉल्यूशन की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ हम लिख देंगे
दिस फ्रीक्वेंसी इज independent ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल की स्पीड से ये इंडिपेंडेंट रहती है। आगे चलते हैं। इसमें एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो 30 के बराबर हैं और रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर के बराबर है और उसमें करंट 6 एम्पियर जाता है। उसको सस्पेंड किया जाता है वर्टिकली एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। एक टेस्ला का फील्ड लाइंस एंगल बनाती हैं नॉर्मल से 60 डिग्री का। तो ये आपके पास एक लूप है, लूप मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ऐसा एक लूप है और इस लूप में कुछ करंट होगा और इसका जो नॉर्मल है बेटा, इसका जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मल से बनाता है 60 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड। तो आपसे पूछा गया है कि जो टॉर्क है कितना हमें एक्सटर्नल लगाना होगा जिससे ये जो लूप है ये मूव ना करे। तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो नेट टॉर्क है वो 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसके ऊपर लग कौन कौन से टॉर्क रहे हैं? एक तो ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है तो इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा m के बराबर, NIA जिसकी वैल्यू होती है। तो इसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बन रहा है तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क के साथ साथ हमने एक एक्सटर्नल टॉर्क भी लगाया है जिससे कि टोटल टॉर्क 0 के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि नेट टॉर्क में जो है कौन कौन से टॉर्क शामिल हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क है एक्सक्यूज मी, प्लस एक्सटर्नल टॉर्क हमने लगाया है इज इक्वल टू 0। तो ये तभी 0 हो सकते हैं जब दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बराबर हों। सो टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क जो है। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, BINA sin थीटा। BINA sin थीटा, बिना साइन थीटा जो है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि NIA जो है बेटा ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो आपको यहाँ से मिल जाता है कि एक्सटर्नल टॉर्क की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी B इज मैग्नेटिक फील्ड, जो क्वेश्चन में दिया है कितना 1 टेस्ला के बराबर दिया है, 1 टेस्ला इंटू करंट कितना है 6 एम्पियर के बराबर इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं 30, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 30 और एरिया कितना है उस लूप का 8 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। सो पाई इंटू 8 स्क्वायर, सो पाई इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास एरिया और साइन थीटा साइन 60 √3/2। तो आपको यहां से आंसर मिल जाएगा कितना होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा है क्या आपका आंसर चेंज होगा यदि उस सर्कुलर लूप की जगह हम एक इरेगुलर शेप का लूप ले लें और उसका एरिया समान है, उसका एरिया और इस सर्कुलर एरिया का एरिया समान है, सर्कुलर लूप का एरिया समान है, तो क्या आंसर पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा।